हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपना सेबी चैप्टर पढ़ रहे थे, सेबी एक्ट 1992। और इससे पहली वाली जो क्लास थी, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेबी क्या है, सेबी एक्ट 1992 में क्या आया था, क्यों आया था, सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेबी की पावर, सेबी के फंक्शंस, पेनल्टी किस किस रीजन की वजह से लगती है, कितनी पेनल्टी लग सकती है, पेनल्टी कौन लगाएगा, मैंने बताया था डिवीजन चीफ बताएगा, वो सब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक है आज का सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखें आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल आखिर है क्या। ये जो सेट है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, इसको हम शॉर्ट में सेट बोलते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इजी है। ये जो अपीलेट शब्द आपको दिख रहा है ना, एपिलेट, इसका मतलब होता है जिसके पास अपील लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं एपिलेट का मतलब क्या होता है। एपिलेट का मतलब है जिसके पास अपील लगेगी, जिसके पास अपील लगाई जाएगी, अपील लगेगी, उसे हम एपिलेट बोलते हैं। और ट्राइब्यूनल का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लीगल अथॉरिटी, लीगल ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि यार सेबी ने मुझे, मेरे ऊपर जो ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर सही नहीं है, तो फिर उस केस में सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में तो कहीं जाएगा ना वो बंदा, तो किसके पास में जाएगा, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास में जाएगा। तो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल एक लीगल अथॉरिटी होती है और उसके पास में हम अपील लगाते हैं, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि सेबी ने हमारे ऊपर जो ऑर्डर पास किया है वो सही नहीं है, वो गलत ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर रिवाइज होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए, तो हम सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास में अपील लगाते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर मैं ये समझ गया कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल आखिर होता क्या है, ये समझ गया हूं, मुझे ये बताइए ये जो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल है इसको एस्टेब्लिश कौन करता है। तो इसको एस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सेक्शन 15K के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कौन करता है, डायरेक्ट लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से सेक्शन में करता है, सेक्शन 15K ऑफ सेबी एक्ट 1992। क्वेश्चन आता है सर कैसे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कैसे करता है, नोटिफिकेशन पास करके। सर इसका मतलब क्या होता है नोटिफिकेशन पास करना, हम लोगों ने बहुत बार सुना है। नोटिफिकेशन पास करने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रजिस्टर्स में प्लस ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है सरकारी रजिस्टर जो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में रखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी कभी भी जरूरत लगती है कि यार मुझे उस एरिया के अंदर, मुझे राजस्थान में, मुझे यूपी में, मुझे मध्य प्रदेश में, मुझे दिल्ली में, मुझे हरियाणा में, मुझे गुजरात में, मुझे कर्नाटक में, मुझे तमिलनाडु में, कहीं भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, तो वो अपने सरकारी रजिस्टरों में नोटिफिकेशन पास कर देता है और बोल देता है फलाने एरिया में सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये बात यहां पर लिखी हुई है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को सेक्शन 15K के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है और नोटिफिकेशन पास करके एस्टेब्लिश करता है। वो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल कौन से एरिया, एरिया मतलब होता है जुरिस्डिक्शन, वो कौन से एरिया में काम करेगा, ये बात भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन में लिखता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करता है ना एक्चुअल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर लिखता है कि मैं उस एरिया के लिए सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर एक एरिया में
सिर्फ एक ही सेट हो सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर वो एरिया बड़ा है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है एक सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल अकेला उन सबको नहीं संभाल सकता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज्यादा सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल को भी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो बच्चों अभी तक दो बातें पढ़ी हमने। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये एक लीगल अथॉरिटी होती है, ये एक अपीलेट अथॉरिटी होती है। अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो सेट के पास अपील लगा सकता है। सेट का एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 15 के अंदर किया जाता है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, नोटिफिकेशन पास करके एस्टेब्लिश करता है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसकी कितनी पावर होगी, कितनी अथॉरिटी होगी, कौन से एरिया में काम करेगा, ये सब चीजें भी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग काम करते हैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन कैसे होता है? सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि 3 लोग बैठते हैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। इस अपीलेट अथॉरिटी में टोटल 3 लोग बैठते हैं। कहां पर लिखी है ये बात? सेक्शन 15L में लिखी हुई है ये बात। क्या सर हमें सेक्शन याद करने? कर लीजिएगा, बेनिफिट में रहोगे, कभी कभी सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने बोला सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर टोटल 3 लोग बैठते हैं। सर इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का कर्ता धर्ता सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेट को एस्टेब्लिश करता है और सेट के अंदर काम करने वाले लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, वो भी नोटिफिकेशन पास करके करता है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर, और आपने बोला कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर 3 लोग बैठते, वो कौन है? एक तो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब मेन आदमी होता है। एक तरीके से आप इसे चेयरमैन बोलते हो। लिखोगे नहीं चेयरमैन एग्जाम में, लिखोगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझाने के लिए बता रहा हूं, मेन आदमी होता है, बाकी के 2 और मेंबर्स भी होते हैं। स्टूडेंट बोलता है अब समझ गया सर मैं। आप बोल रहे हो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसके अंदर 3 लोग बैठते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, बाकी के 2 अदर मेंबर्स होते हैं। मैं समझ चुका हूं इस बात को, और उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सर मुझको लेकिन आप एक बात बता दो। अब मैंने कहा क्या बात बता दूं? बोला सर ये बता दो कि क्या कोई भी इंसान रोड पे चलता हुआ ऐरा गैरा, टॉम डिक हैरी, रंगा बिल्ला, कोई भी इंसान सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा? नहीं। कोई भी मुंह उठाकर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। तो सर फिर कौन बनेगा? वो पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, है या था, अब रिटायर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या था। मतलब सर आप ये बोल रहे हो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं सर, आप ये बोल रहे हो कि सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर किसी को बनना है तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या था। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपने जज लिया या फिर हाई कोर्ट में आपने चीफ जस्टिस लिया। आप बोल रहे हो चाहे से वो अभी प्रेजेंट में है या पहले था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो पर्सन सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा। सर जज में और चीफ जस्टिस में फर्क क्या है? अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लाखों हजारों घूमते हैं, कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मेन चीफ जस्टिस, तो या तो हाई कोर्ट का मेन चीफ जस्टिस है या था, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है या था। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर वो आपका बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट हो सकता है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर इस बात, लेकिन फिर भी एक डाउट है सर मेरा। मैंने कहा बताओ क्या डाउट है? सर सपोज कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बंदे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट कर रहा है,
जो कि इन दो में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करता है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर मुझको ये बता दो कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसी की कंसल्टेशन लेगा? इंडिया के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेगा। इंडिया के चीफ जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेन चीफ जस्टिस। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको यह समझ में आना चाहिए, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर एक मेन बंदा बैठता है, उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको अपॉइंट करता है तो इंडिया के चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्ट करता है, इंडिया के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात अगर मैं आपको बताऊं कि कौन बन सकता है चीफ जस्टिस, कौन बन सकता है सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे। वो या तो है या था सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर वो है या था हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। स्टूडेंट बोलता है अब मैं समझ गया सर। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, मेंबर की क्वालिफिकेशन ये कि वो एबिलिटी, इंटेग्रिटी और अपनी बात का हाई मोरलिटी, ईमानदार आदमी होना चाहिए, और उसको लॉ की, सिक्योरिटीज लॉ की, फाइनेंस की, अकाउंटेंसी, ये जो हमने सेबी के अंदर पढ़ा था वही रिपीटेड है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं अब तक जो जो समझा मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। मैं समझ गया कि सेट जो है वो एक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, एक अपीलेट अथॉरिटी है। कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से एग्रीव्ड है, सेट को अपील लगा सकता है। सेट को सेक्शन 15K के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, नोटिफिकेशन पास करके स्टैब्लिश करता है। उसके अंदर टोटल 3 लोग बैठते हैं, जिसमें से एक मेन बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, बाकी 2 अदर मेंबर है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कौन हो सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या था। और मेंबर कौन हो सकता है? जो एबिलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी वाला आदमी हो, उसे लॉ की, अकाउंट्स की, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सब की, बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। समझ गया? सर मैक्सिमम एज होती है क्या किसी की? हाँ मैक्सिमम एज भी होती है, इसको समझ लो। 1 मिनट रुक जाए, उससे पहले एक नोट समझिए। यहां तक की बात तो मैंने आपको बता दी, उससे पहले एक नोट समझ लो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा खासा नोट समझ रहे हैं आप। सब देखिए, सपोज करें मोहित बंसल मतलब मैं सेबी बोर्ड का मेंबर हूं। मैंने कल आपको बताया था सेबी बोर्ड के अंदर टोटल 9 लोग बैठते, उनमें से मैं कोई एक हूं। अब मेरा काम खत्म हो गया और मैं वहां से रिटायर हो गया, या मैं हट गया, रिजाइन कर दिया, तो आपको पता है अगले 2 साल तक मैं सेट के अंदर नहीं आ सकता। मतलब मैं सेट का ना तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता हूं और ना ही मैं सेट का मेंबर बन सकता हूं, चाहे से मैं कंडीशन पूरी करता हूं। अगर कोई भी पर्सन सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना चाहता है तो इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन अभी सेबी का मेंबर था तो अगले 2 साल तक नहीं बन पाएगा, 2 साल के बाद में बन जाएगा। ये नोट है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना, केस स्टडी आती है इसके ऊपर। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं समझ गया, लेकिन मेरे को एक चीज बता दो, जल्दी से बता दो। मैंने कहा पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? सर मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। सर मेंबर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। सर क्या ये लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं? अगर किसी को सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, उसने 5 साल काम किया, उसका काम अच्छा लगा, हम उसे रीअपॉइंट करना चाहते हैं, या मेंबर उसने 5 साल काम किया, अपॉइंट तो दोनों ही 5 साल के लिए हो रहे हैं, हम उनको रीअपॉइंट करना चाहते हैं। हाँ जी, रीअपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो। लेकिन सर एक बात बताओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैक्सिमम एज कितनी होती है? 68 इयर्स। सर मेंबर की मैक्सिमम एज कितनी होती है? 62 इयर्स। तो सर मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन है सर मेरा। सर फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज करें ईयर चल रहा है अपना 2022। सर मिस्टर ए को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट किया,
और अभी उनकी एज कितनी है, 55 इयर्स। तो सर उनको अपॉइंट कर लेंगे कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। कितने के हो जाएंगे फिर वो, 60 इयर्स के। सर फिर अपॉइंट कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लो 65। सर फिर रीअपॉइंट कर लो, लेकिन 3 साल, क्योंकि मैक्सिमम एज 68 साल होती है। वैसे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर दोनों 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर 68 साल से ऊपर का नहीं हो सकता, मेंबर 62 ईयर्स से ऊपर का नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है अब तक आपने जो पढ़ाया वो मुझे सब याद हो गया है, मुझे समझ आ गया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल सेबी की अपीलेट अथॉरिटी है, कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से एग्री में सेट को अपील लगा सकता है। उसके बाद में सेक्शन 15 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सेट को एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद में सेक्शन 15L के अंदर जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी 2 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और उसके बाद में बाकी हमने पढ़ लिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है, वो सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर वो सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। मेंबर एबिलिटी इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन जो सेबी का मेंबर था और अभी तक उसे 2 साल खत्म नहीं हुए, जब से वो सेबी की मेंबरशिप से खत्म हुआ है, सेबी के बोर्ड से बाहर निकला है, उसके अगले 2 साल तक वो सेट का मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। उसके बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैक्सिमम एज 68 साल और मेंबर की 62 इयर्स, ये लोग रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात, एक आप एग्जाम्पल देखें, एक क्वेश्चन देखें। मैं नेक्स्ट टॉपिक समझा रहा हूं अब आपको, नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रहा हूं, बड़ा इजी है। एक बार की बात है, देखिए अपनी खुद की कंपनी है, आपकी और मेरी कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। एक बार की बात है, सेबी को हमसे कुछ प्रॉब्लम हुई, भाई बड़ी कंपनी है, शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स भी इशू करती है, तो सेबी को हमसे कोई प्रॉब्लम हुई, तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने एक ऑर्डर पास कर दिया। सेबी ने क्या किया, सेबी ने ऑर्डर पास कर दिया और सेबी ने हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया। तो सेबी ने हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया 1 अगस्त 2022 को। मुझको ऐसा लगा कि यार सेबी ने जो ऑर्डर पास किया है ना वो सही नहीं है, और मैं सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो गया। मेरे को लगा सेबी ने मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर पास किया है, मैं सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं हूं। कंपनी बोली, और इवन इंडिविजुअल पर्सन भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है जिसके ऊपर सेबी का ऑर्डर आया है। अगर उस इंसान को ऐसा लगे सेबी ने मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर दिया है, तो मैं चाहता था कि मैं सेबी को अपील लगाऊं। तो मैंने सेबी को अपील लगा दी 19 सितंबर 2022। 1 अगस्त को ऑर्डर आया था, 19 सितंबर को मैंने अपील लगा दी। तो कितने दिन बाद में मैंने अपील लगाई, 49 डेज बाद में मैंने अपील लगाई। क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो अपील लगाई है क्या वो अपील सही है, और क्या सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल मेरी उस अपील को एंटरटेन करेगा? जी नहीं, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल मेरी उस अपील को रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अगर आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील लगाना चाहते हैं तो अपील 45 दिन में लग सकती है, 45 दिन के बाद नहीं लग सकती। इस बात को याद रखें। अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से या सेबी की किसी अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है और वो सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लगाना चाहता है तो सेट को अपील लगा सकता है। जिस दिन सेबी का ऑर्डर आया उसके 45 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के बाद में नहीं। हमने मोहित बंसल क्लासेस ने यहां पर अपील 49th डे पर लगाई, 45 डेज एक्सपायर हो जाने के बाद लगाई, तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर आपकी बात को, लेकिन एक बात बताओ सर, अगर अपील 45 डेज के अंदर ही लगी होती, अगर अपील 45 डेज के अंदर ही लगी होती, मतलब कहने का कि कब तक लग जाती, 15th
ऑफ सितंबर 2022, 45 दिन के अंदर अंदर अगर लग जाती तो फिर सेट एंटरटेन करता। हाँ जी, तब तो सेट हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन करता। तो सर सेट कितने दिन के अंदर ऑर्डर पास कर देता? 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर ही देता। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। एक मिनट, ऐसे लिख लीजिएगा, अपील टू सेट विद इन 45 डेज, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेट, सेट कितने दिन में ऑर्डर दे देगा? विद इन 6 मंथ्स। ये एक एक चीज नोट्स में लिखी हुई है, और मेरी बुक आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज की हुई है, क्लासेस परचेज की हुई है, आपको पता है। देखिए, सेट मस्ट गिव इट्स ऑर्डर विद इन 6 मंथ्स। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट बोलता है, बोला सर एक बात सोचिए, अगर सेट ने 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास किया, हमने सेबी के ऑर्डर के खिलाफ 45 दिन में सेट को अपील लगाई, अपील सही लगाई 45 दिन में, सेट ने अपील एप्लीकेशन को चेक किया और सेट ने 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर दिया जो कि उसे करना था। हमको लगा कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर भी गलत है। पहले हमें सेबी का ऑर्डर गलत लगा, हम सेट के पास गए। अब सेट का ऑर्डर भी हमको गलत लगता है। अब हम सेट के ऑर्डर से भी अग्रीव्ड हो गए हैं। क्या सर हम सेट के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील लगा सकते हैं? जी हां, लगा सकते हो, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को लगा सकते हैं। तो अब फ्लो चार्ट क्या बनेगा? अब फ्लो चार्ट क्या बनेगा? देखो, फ्लो चार्ट बनेगा, सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अपील लगी सेट को, और सेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील लगी सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन ये आता है कि सर सेबी के जिस दिन ऑर्डर आया उसके 45 दिन के अंदर हमने अपील लगाई थी सेट को, और सेट ने 6 महीने में ऑर्डर दिया। ये समझ में आया? सर सुप्रीम कोर्ट को कितने दिन में अपील लगाओगे सेट के ऑर्डर के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के पास में एप्लीकेशन 60 दिन में जाए। सपोज कीजिए कि जिस भी दिन सेट का ऑर्डर आता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर हर हालत में, 60 दिन के अंदर अंदर हर हालत में आपको एप्लीकेशन लगा ही देनी है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सपोज कीजिए कि सेट का ऑर्डर आया 14 मार्च 2023 को, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, हम पहले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, डेट एकदम वही है पहले एग्जाम्पल वाली, कि सेट का ऑर्डर 14 मार्च 2023 को आया, तो इसके कितने दिन में सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लग जानी चाहिए? 60 दिन में लग जानी चाहिए। तो 60 दिन गिनो इस वाली डेट से। अब 60 दिन कैलकुलेट करो यहां से। देखो 14 मार्च है, तो मार्च के कितने दिन? मार्च के मिल गए आपको 16 दिन, प्लस अप्रैल के पूरे मिल गए 30 दिन। कितने हो गए टोटल? 46 डेज, प्लस इसमें मई के 14 डेज और प्लस कर लो, तो 14 मई पर पहुंच गए हम। 14 मई 2023, इस डेट तक सुप्रीम कोर्ट के पास में एप्लीकेशन लग जानी चाहिए। हमने लगाई 19 मई को, 5 दिन बाद में एप्लीकेशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी सेट के ऑर्डर के खिलाफ, वो हर हालत में 60 दिन के अंदर लग ही जानी चाहिए। कोई भी इफ या वट नहीं चाहिए, 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन लग जाए हर हालत में। समझ में आ रही है बात यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर देखिए, मैं अभी तक ये समझा कि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ आपने 45 दिन में अपील लगाई, 6 महीने में ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट को 60 दिन में एप्लीकेशन लगा रहे। सर सपोज करो
कि हमें 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन नहीं लगा पाए, लेकिन इसकी हमारे पास में सेटिस्फैक्टरी रीजन है, वजह है, हमारी गलती नहीं थी, हम तो लगाना चाहते थे उस 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम लगा नहीं पाए सर किसी मजबूरी की वजह से। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह पता लगता है कि ये 60 दिन के अंदर इसलिए एप्लीकेशन नहीं लगा पाया क्योंकि इसके पास सेटिस्फैक्टरी रीजन है, इसकी गलती नहीं थी, इसकी मजबूरी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा 60 दिन का एक्सटेंशन दे देगा। तो कहने का मतलब सेट का ऑर्डर, उसके 60 दिन में अपील नहीं लगा पाए, सेटिस्फैक्टरी रीजन है, एक्स्ट्रा 60 दिन और मिल जाएंगे। स्टूडेंट बोलता है अब मैं पूरा चार्ट समझ गया हूं सर, अब मैं पूरा का पूरा चार्ट समझ गया हूं यहां तक, अपील वाला। आपने मुझको बताया सबसे पहले सेबी का ऑर्डर, फिर आपने बताया अपील टू सेट विद इन 45 डेज। चार्ट बना लीजिए स्टूडेंट, आपके लिए लिख रहा हूं मैं जानबूझ के दोबारा, जबकि नोट्स में लिखा है सब कुछ। सेट ऑर्डर 6 मंथ्स के अंदर, अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेट 60 दिन, सेटिस्फैक्टरी रीजन एक्स्ट्रा 60 डेज। ये एक एक चीज यहां पे लिखी हुई है। स्टूडेंट बोलता है अब तक का आपने जो पढ़ाया वो सब समझ में आ गया सर मेरे को। सर मेरे को एक बात बता दो, अगर कोई पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, आपने बोला सेट के पास अपील लगाएगा, सेट के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, सुप्रीम कोर्ट को अपील लगाएगा। सर खुद अपील लगाएगा, खुद को क्या बोलते हैं इन पर्सन, मतलब मैं पर्सनली जाकर अपील लगा रहा हूं, खुद लगाएगा अपील, या फिर किसी प्रैक्टिसिंग सीए से लगवा सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएस से लगा सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएमए से लगवा सकता है, या प्रैक्टिसिंग लॉयर से लगवा सकता है, कोई भी। चाहे तो वो खुद लगा सकता है या फिर वो किसी के थ्रू लगवा सकता है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर, किसी के भी थ्रू आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट को अपील लगा सकते हो। प्लस कोर्ट में तो आप बेसिकली लेकर जाओगे, सेट के पास में अपील आप या तो खुद भी लगा सकते हो या फिर इनके थ्रू लगवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील तो आपको लॉयर के थ्रू जाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है यहां तक मैं सब समझ गया, अब सर मेरे को एक टॉपिक और समझा दो, उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक सर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल की पावर्स बता दो। मैं बोलता हूं वैसे तो पावर्स यहां पे सब लिखी है, लेकिन अगर याद ना आए तो पावर्स ऑफ सेबी जो मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में एज इट इज वो लिखिया ना, एकदम एक्यूरेट है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है उसके पास, सेट के पास में सब है। तो बच्चों यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन बी, मैंने बताया था सेक्शन, एक तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन बी में अलाइड लॉ आते हैं, अदर कॉर्पोरेट लॉ आते हैं, उसका ये स्टडी नोट 2 था, है ना। उसमें भी पार्ट ए पढ़ाया है मैंने आपको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें सेबी के बारे में पढ़ लिया, उसकी पावर्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इन सब के बारे में पढ़ लिया, अपील के बारे में पढ़ लिया, सेट के बारे में पढ़ लिया। इवन ये पूरा का पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं नोट्स, अगर आपने क्लासेस परचेज की हुई है तो आपके पास मेरी बुक पहुंच चुकी है, क्लासेस पहुंच चुकी है, लाइव क्लास है तो भी बुक पहुंच चुकी है, क्लास में लिखवाई भी है मैंने अलग से आपको अपने हैंड रिटन नोट्स। उसके अलावा अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री में नोट्स डाउनलोड कर। अगर आप लोग क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स देगी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। आप अगर लाइव बैच लेना चाहते हो वो ले सकते हो, आप रिकॉर्डेड बैच खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर एंड किया। अब आगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।